आप सभी को नमस्कार। यह नंबर सिस्टम के लिए मैं दूसरा वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। इस वीडियो में जो चर्चा करनी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने हैं, जिनकी चर्चा जो है उन टॉपिक के नाम की चर्चा पिछले वीडियो के लास्ट में की जा चुकी थी कि कुछ टॉपिक छोटे मोटे बचे रह गए थे जिन पर बात करनी बची हुई थी। तो जिनमें 3 सामने आपको लिस्टेड दिख रहा होगा। सबसे पहला है जेड का एडिटिव इन्वर्स, जिसको शॉर्ट में AI कहते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई कहे, सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँगा और फिर आपको मैं बताऊँगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो जब भी जेड का एडिटिव इन्वर्स पूछे तो आप आंसर बोलो -z। समाप्त हो गया, ये बस इतना ही बात था। अब क्वेश्चन है कि ठीक है, ये सब तो ठीक है बात कि क्या होता है एडिटिव इन्वर्स वैल्यू निकालने के टर्म में, बट एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या? तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है तो बेसिकली वो आपसे यह जानना चाह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि टोटल आंसर 0 आ जाए। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 2 + 3 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसका एडिटिव इन्वर्स बताइए। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको अगर इसमें जोड़े तो रिजल्ट क्या आ जाए 0। तो कैसे होगा ये? तो आप कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो इधर है इसको उठा करके इक्वल के इधर ले आए तो AI बराबर क्या हो जाएगा +2, तो इधर आ गया तो -2, +3 आयोटा तो इधर आ गया तो -3 आयोटा। दिस इज द आंसर। अब चूंकि अगर आप इसको और इसको ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि यदि मैं इसको Z बोल रहा था तो ये जो Z है तो ये -Z। कैसे? क्योंकि अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा +2 एंड +3 आयोटा, और -2 + 3 आयोटा का ही वैल्यू क्या था Z। तो किसी का भी एडिटिव इन्वर्स जब आप निकालते हो तो उसका वैल्यू क्या आता है -z। जैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ मैं समझाने के दौरान ही मैं बता दिया हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं एज ए एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूँ, जिसे आप नोट डाउन करते टाइम उतार लीजिएगा। जैसे अगर मुझसे कोई कहे 1 + आयोटा का एडिटिव इन्वर्स बतावे, फाइंड आउट द AI ऑफ 1 + आयोटा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे Z = 1 + आयोटा, इसलिए Z का AI = जो भी वैल्यू है चिन्ह बदल दीजिए, +1 है -1 + आयोटा इसलिए माइनस आयोटा। अच्छा ध्यान रहे, जो भी उसका चिन्ह बदलना है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में पहले ही यहां माइनस होता, अगर मान के चलिए यहां पर अब बोलता इसका निकालिए तो 1 का लिखते -1 और माइनस आयोटा के लिए यहां क्या कर देते प्लस आयोटा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो इसके आंसर ये आते। तो आई होप एडिटिव इन्वर्स आपको समझ में अब आ गया होगा। तो एडिटिव इन्वर्स हुआ क्लियर। अब जो बारी आती है, अब आती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकालने की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिनोट किया जाता है MI से, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में किससे मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट 1 आ जाए। कितना रिजल्ट आ जाए 1। तो मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूं ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब आती है बारी Z के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर बात करने की। तो Z का जब MI पूछेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि MI का मतलब होता है कि ऐसा कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई की जाए जिससे कि आंसर 1 आ जाए। पिछली बार जोड़ना था और आंसर लाना था 0, अब की बार 1 लाना है। तो यदि मुझसे कोई कहे कि 1 + आयोटा है और इसका MI बताइए, तो मैं कहूंगा इसका जो भी MI होगा इससे अगर इसको मल्टीप्लाई किए तो आंसर आएगा 1। तो MI का वैल्यू क्या होगा? तब कहिएगा कि MI का जो वैल्यू होगा, ये मल्टीप्लिकेशन तो उधर गया तो डिवीजन, तो 1/1 + आयोटा। और चूंकि यह Z का वैल्यू था इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है 1/1 + आयोटा का वैल्यू Z, सो 1/Z। तो ये मैंने
प्रूफ करके बता दिए। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/z। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इस पर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। तो इसके लिए जो एग्जांपल है मैं इसी को क्वेश्चन के रूप में डिजाइन कर देता हूं। क्वेश्चन इज फाइंड आउट mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर 1 प्लस आयोटा। अब इसको बनाना है तो आप कहिएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, तो इसको आप z मान लीजिएगा, माना कि लिख दीजिएगा, या लेट्स सपोज कर लेंगे, माना कि या सपोज z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आयोटा। इसलिए z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर 1/1 प्लस आयोटा। अब आपके मन में आएगा कि क्या खेल खत्म हो गया? टेक्निकली हो तो गया, बट बात कुछ ऐसा है कि ऑप्शन में ये आपको नजर आएगा नहीं। वाई? वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार इर्रियल नंबर में, सॉरी इर्रियल नहीं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग नहीं देखते थे, उसी प्रकार हम लोग कभी भी इर्रियल नंबर को भी डिनोमिनेटर के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। मतलब लोग चाहता है कि आयोटा वाला जो टर्म है वो अगर रहे तो ऊपर ही रहे तो ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमेशा ये चीज याद कर लीजिएगा, जब भी इसको ऊपर लाने की बात हो तो जो टर्म है इसी से ऊपर नीचे गुना करना है। बस ये ध्यान में रख के कि बीच में जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है। मीन्स अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। जैसे यहाँ प्लस है तो मैं लिखूंगा 1 माइनस आयोटा, और जो ऊपर लिखे वही नीचे 1 माइनस आयोटा। अब इससे फायदे क्या होंगे वो देखिए। तो 1 माइनस आयोटा का जब मल्टीप्लाई आप 1 से कीजिएगा तो ये तो 1 माइनस आयोटा ही रह जाएगा, बट ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। और ये आपका वैल्यू देने वाला है 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पढ़े थे। अब आगे आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। सो दिस इज द आंसर, और ये आपको विकल्प में नजर आएंगे। तो बस ध्यान में रखना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के तरीके वो तो ठीक है, इजी है, बट कभी कभी जो ऑप्शंस में वैल्यू होते हैं उससे मैच कराने के लिए थोड़ा बहुत ये काम करना पड़ देता है, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि आयोटा वाला टर्म जो है वो डिनोमिनेटर के रूप में रहे। हम चाहते हैं कि वो हमेशा न्यूमरेटर के फॉर्म में ही हमें प्राप्त हो, तो इसलिए ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। वैसे मैं एक बात और कह दूं, इस प्रोसेस को फ्लो में लोग बोल देते हैं कि रैशनलाइजेशन कर दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये रैशनलाइजेशन नहीं हुआ। हर जगह पर बात एक ही नहीं चिपकाई जाती है। क्यों? क्योंकि रैशनलाइजेशन में वहां इर्रेशनल नंबर था तो ऊपर नीचे गुना करके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में चेंज किया जाता था। यहां तो रियल नंबर है ना, ये इर्रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसके लिए रैशनलाइजेशन नहीं बोलिए। बस आप ये याद रखिए कि ये जो भी प्रोसीजर है उसके मेथड ये है कि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ भी प्लस रखता और यहाँ भी प्लस। इसके जो पर्पज होते हैं बस वो ये कि ये a प्लस बी हो जाए और ये a माइनस बी, ताकि हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सके। इसके अलावा और कोई इसके पीछे हिडन इंटेंशन नहीं होता है किसी भी मैथमेटिशियन का। तो चलिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गया। अब इसके भी स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए ताकि मैं आगे बात कर सकूं। तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया था। अब z के कॉन्जुगेट पर बात करते हैं। तो देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो कॉन्जुगेट है ये निकलता कैसे है, तो समझिए। सबसे पहले मैं आपको जो है पहले वैल्यू लिख देता हूं। z का जो कॉन्जुगेट होगा इसका वैल्यू होता है x माइनस ऑफ आयोटा y, और याद रहे ये तभी होगा x माइनस आयोटा y जब z का मान दिया हो x प्लस आयोटा y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कॉन्जुगेट हम लोगों से पूछता है तो जो आयोटा का कोएफिशिएंट है जो y है, बस इसके साइन को चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस, अगर पहले माइनस होता तो ये क्या हो जाता? प्लस। अब ये तो सवाल बनाने के तरीके हो गए। जैसे यदि कोई क्वेश्चन दे दे, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा देन
कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, यहां से याद कर जाइए, कॉन्जुगेट के लिए जेड के ऊपर ऐसे एक रैकरिंग लगा देगा, बस समझ जाना होता है कि ये कॉन्जुगेट के बारे में बात चल रही है। तो हम लोग लिखते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जेड का कॉन्जुगेट, जो रियल पार्ट ऑफ द जेड है वो जैसे का तैसे रहेगा, और आयोटा से जो मल्टीप्लाइड है उसका केवल साइन चेंज कर दीजिए, -2 आयोटा, हो गया आंसर। यदि यहां प्लस ना होकर के माइनस होता तो यहां हम लिख देते प्लस। यदि 1 के आगे माइनस लगे होते तो उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी माइनस लगाते, और ये माइनस तो ये प्लस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल जो आयोटा का कोएफिशिएंट है उन्हीं के साइन चेंज करने हैं और कुछ नहीं। अब देखिए, इस पर एक और थोड़ा अच्छे से मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव जो भी सूत्र आया इसके पीछे एक कारण थे कि एडिटिव में ये बताया गया कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसको जोड़ने पर आंसर 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव में ये बताया गया कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आ जाए। इसके पीछे वैसा क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि कॉन्जुगेट जो होता है ना, वो सही मायने में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज होता है। क्या होता है? इमेज। और मान के चला जाता है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर एक मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मिरर। तो मान के चलिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। आपको याद होगा कि इसको हम लोग रियल नंबर के लिए यूज करते थे, और ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। अब मान के चलिए कि आपका जो नंबर है x, y वो यहां पर है, और ये आपका है z, ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके लिए कॉन्जुगेट पूछेगा, इसका मतलब ये आपको मान के चलना है कि जो x एक्सिस है ना, ये मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, और यदि मिरर के जैसा ये बिहेव कर रहा है तो इसका इमेज इधर बनेगा। और फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि जो प्लेन मिरर होता है इसके कारण जो इमेज बनते हैं वो मिरर से उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे पॉइंट रखा हुआ था। इसका मतलब ये यहां है तो इसका इमेज एग्जैक्ट यहां पे बनेगा, यहां। ये गैप और ये गैप बिल्कुल सेम होंगे, और अब ये आपका जो होगा इसी को कहते हैं जेड का कॉन्जुगेट। अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो जरा समझिए। एक्स एक्सिस में अभी ये पॉइंट एक्स एक्सिस में ही है, तो आपको पता है कि इधर जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है ये होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव। इधर जो एक्स डैश होगा ये होते हैं नेगेटिव में। ये जो होता है ये वाई का पॉजिटिव एक्सिस है, और नीचे वाई के क्या होते हैं? नेगेटिव एक्सिस। तो जो पॉइंट ये लाई कर रहा है जिस क्वाड्रेंट में, इसमें तो x अभी भी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पॉजिटिव ही था। तो इसके लिए जब कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो यहाँ x पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव, तो यहाँ x ही होगा। बट जरा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो y पॉजिटिव था, लेकिन ये जो पॉइंट है ये जिस क्वाड्रेंट में है, यहाँ जरा देखिए y पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -y। इसी कारण से जब z को हम लोग लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में तो ये होता है x प्लस आयोटा y। ध्यान देना है इस बात को। और जब z डैश की बारी आती है इक्वेशन फॉर्म में लिखने की तो ये हो जाता है x, और ये -y है, इसलिए हम लोग लिखते हैं प्लस -y आयोटा या -i वायोटा। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो z के ऊपर ये रैकरिंग हो गया कॉन्जुगेट के लिए, यहां x माइनस प्लस माइनस और आयोटा y। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों केवल y के आगे वाला साइन को ही चेंज करते हैं, क्यों केवल y के सामने वाले जो होते हैं उसी को चेंज करते हैं। तो इसमें बस सिंपल समझ जाइएगा। अगर कोई कहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट, तो आपको सिंपली बोलना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का x एक्सिस के अलोंग जो इमेज बनता है दूसरे तरफ, उसी का इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। वैसे इतना डिटेल में तो कोई बातचीत करेगा नहीं, बस आपको यह पता होना चाहिए कि वैल्यू निकाली कैसी जाती है। एक क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और बस जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया कि ये जो आइडिया है वो आया कहाँ से है। तो ये जब काम हो गए तो अब जिस टॉपिक पर बात करने हैं वो है एम्पलीट्यूड। अब जो टॉपिक है वो क्या है? एम्पलीट्यूड, या जिसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। इसको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों के तुलना में वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बस थोड़ा सा बड़ा। तो इसको नोट डाउन कर लिया जाए।
तो अब बात स्टार्ट करते हैं जेड के एम्पलीट्यूड को निकालने के ऊपर कि कैसे निकाला जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। तो वो ग्राफ ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं बना रहा हूँ, ये ग्राफ पहले भी हम सभी लोगों ने देखा है। तो चलिए यहाँ पर एक ग्राफ को मैंने ड्रॉ किए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नीचे वाई डैश होगा, इसको x कह रहे हैं तो ये x डैश कह देते हैं। साइन के बारे में आपको पता है, इधर x का पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर माइनस नेगेटिव। ये y का यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस है और ये यहाँ y का नेगेटिव। प्लस माइनस के सेंस भी आपको पता है, यहाँ पर जो x, y होगा, यहाँ जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। चलिए इस पर पहले बात कर लेते हैं। पहले बेसिक फार्मूला निकाल ले, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट के साइन पे बात करेंगे। तो ये है z जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। x रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, y इमेजिनरी नंबर को। इससे एक प्रोजेक्शन x एक्सिस पर आया, 90 डिग्री के एंगल बने, यहाँ से यहाँ तक का गैप है y और यहाँ से यहाँ तक का गैप होगा x। इस सब पर पिछले वीडियो में बातचीत हो रखी है पहले ही। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये है थीटा, जो कि x एक्सिस से डेवलप कर रहा है। अब जब कहा जाता है कि एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट निकालिए, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि जो आपका z है कोऑर्डिनेट, वह x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कुछ और नहीं बल्कि x एक्सिस से डेवलप किए गए एंगल के मैग्नीट्यूड को कहते हैं। तो ये निकलेगा कैसे? तो बड़ा ही सिंपल है। आप जरा देखिए कि आपके पास है क्या क्या। तो एक x एक्सिस, x में वैल्यू है, एक y में, जो कि ये परपेंडिकुलर के जैसा बिहेव करेगा और ये बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता था tan थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ बातें बताई जाती है, अगर याद नहीं है आप लोगों को तो मैं एक यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ। यहाँ है थीटा, यहाँ 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला को 90 डिग्री के सामने वाला को कहता है हाइपोटेन्स न्यू h, थीटा के सामने वाला को कहा जाता है परपेंडिकुलर p, और जो बच गया उसको कहते हैं b, बेस। अब देखिए यहाँ एक तो पाइथागोरस थ्योरम कल मैंने आपको बताए थे पिछले क्लास में, h² = p² प्लस ऑफ b²। उसके बाद जो अगली बात है वो ये कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा b/h और टैन थीटा p/b। ऐसे याद कीजिए, p/h, b/h, p/b। और चूंकि मैंने कहा कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो जो भी यहां है इसको रिवर्स कर दीजिए, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। h/p, सेक थीटा कॉस का उल्टा, h/b, कॉट थीटा टैन का उल्टा, b/p। तो ये तो मिनिमम आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद साथ में एक दो और बात याद रखिए, बस वो ये कि टैन थीटा जो है वो साइन बटा में कॉस के इक्वल होता है। टैन थीटा = साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सब ट्रिगोनोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो अगेन ये रिपीट होगा ही, बट चूंकि अभी इसके इस्तेमाल करने हैं इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आपसे अगर कोई कह दे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो फिर आप इसको अगेन रिवर्स कर दीजिए। तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर और साइन नीचे। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो जो भी इसके वैल्यू है उसको रिवर्स कर दिए, तो ये कॉट थीटा का वैल्यू हो गया। फिलहाल इतना ही पर ट्रिगोनोमेट्री को स्थगित करते हैं। और एक एंगल टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल टेबल पहले मैं फॉर्मूला यहाँ डिराइव कर दूँ, उसके बाद एंगल टेबल के ऊपर बात कर लेंगे। तो जो मैंने यहाँ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सूचना आपको दी है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, तो जरा देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मुझसे कोई कहे कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जिसको इससे भी डिनोट करते हैं AMP और ब्रैकेट में जेड, तो इसका मतलब यही है थीटा। इसका मतलब क्या है? थीटा। अब थीटा का मान निकाल लिए तो समझ जाइए एम्पलीट्यूड निकल गया। थीटा का मान निकाल लिए तो समझ जाइए एम्पलीट्यूड का मान निकल गया। अब ये निकलेगा कैसे?
तो मैंने लगाया tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है जरा देखिए, tan थीटा बराबर p बाई b। तो यहाँ p क्या है y और b क्या है x, तो tan थीटा हो जाएगा y बाई x। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। अब tan का यहाँ पर पावर है 1, तो उधर जाएगा तो ये +1 है तो उधर -1, तो इसी कारण से थीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स y बाई x। और चूंकि मैंने कहा है आपको कि थीटा ही एम्पलीट्यूड है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। और अगर आप ध्यान दें तो लास्ट में मैंने एक बड़ा मोड डाल दिया। मोड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव, उसको पॉजिटिव ही ट्रीट करने हैं। मतलब कहा जाता है कि मोड से बाहर जो भी निकलते हैं वो पॉजिटिव बन के निकलते हैं। जैसे यदि मुझसे कोई कहे कि मोड ऑफ 2 तो इसका भी वैल्यू 2, और कोई कहे मोड -2 तो इसका भी वैल्यू 2, क्योंकि मोड से जो भी निकलेगा वो प्लस होकर के। तो सिंपली ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि y और x का साइन कुछ भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यू ही डालिए। 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड के बारे में बेसिक बातें थी, तो पहले इसको नोट डाउन कर लिया जाए, फिर आगे मैं बात करता हूं। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ और बातें करता हूं। तो देखिए, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक बेसिक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आयोटा, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्व। तो यहां पर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये आयोटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा इंटू में 1, वो बस ऐसे ही लिख रहे हैं ताकि मैं बोल सकूं कि ये है x और ये क्या है y। अब मैं लिखूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू, अब एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाई x। तो मैंने लिखा tan इनवर्स y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू भी 1। मैं अगेन बोल दूं, यहां अगर -1 रहता तब पर भी मैं 1 ही लिखता। अब इसको ऐसे कर देते हैं, अब 1 से 1 तो 1 टाइम कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आ गया, और 1 जो होता है ना वो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का। और tan इनवर्स से ये tan कट सकता है, क्योंकि ये -1 है और इस पर कुछ नहीं है, इसका मतलब +1, तो माइनस और प्लस इस कारण से ये कट जाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 45 डिग्री। अब हो सकता है आपको एंगल के बारे में याद अभी ना हो, आप कभी याद किए थे बट प्रैक्टिस से निकल गया, इसलिए ये चीज़ अब याद नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत बता देता हूँ कि एंगल टेबल कैसे तैयार करते हैं। बाय द वे, आपको ये जो सॉल्यूशन है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एंगल टेबल पर बात करके बताता हूँ कि एंगल टेबल किस प्रकार से होते हैं। इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये यूज़ में आएगा। तो एंगल टेबल पर देखिए, यहाँ पर है साइन, यहाँ है कॉस, यहाँ है टैन, उसके बाद कोसेक, सेक और कॉट। यहाँ पे थीटा है, देयर इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप बस लिस्टिंग तैयार करने के लिए तो केवल साइन का याद रखिए। साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। ये सब कैसे आया इस पर भी मैं बात कर सकता हूं, बट फिलहाल याद कर लीजिए। जब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो एकदम अच्छे से इस सब कैसे कैसे ये डिसाइड किए गए कि साइन 90 का वैल्यू 1 ही होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल इसको तैयार करने का सीखते हैं। अब कॉस का जब बारी आवे तो बस इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना चालू कीजिए, मतलब जो लास्ट है उसको पहले। तो ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, उसके बाद इसकी बारी √3/2, उसके बाद ये 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड 0 चला गया यहाँ। अब याद कीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस।
तो tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, इसका मतलब tan का जो वैल्यू बोलेगा तो साइन वाला में कॉस से भाग कर दीजिए। तो जरा बताइए 0/1 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 और नीचे √3 है तो √3। अब ये दोनों तो सेम हो गया, दोनों कट जाएगा तो ये 1 हो गया, फिर 2 से 2 कट जाएगा √3/1 तो √3/1 इज इक्वल टू √3 और 1/0। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी संख्या में, केवल 1 नहीं, किसी भी संख्या में 0 से आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है अनडिफाइंड, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, तो इसलिए इसको अपरिभाषित कह देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जब इसको उल्टा कीजिएगा, जैसे 0/1 तो 0/1 का मान क्या आ जाएगा 0, तो 0/1 1/0, इसलिए इनफाइनाइट का जब उल्टा करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 0। अब देखिए कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का 2, 1/√2 का उल्टा करते चलिए √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 ही हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा, 1 का 1 ही, इसका हो जाना है 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का अगेन अनडिफाइंड। वैसे कोसेक और सेक में वही संबंध है जैसा साइन और कॉस में, जैसे ये उल्टा करके चलने लगा था जस्ट वैसे ही इसमें भी होता है। कॉट देखिए, कॉट आपका tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा 1/3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का 0। ये एंगल टेबल याद होना ही चाहिए, ये मिनिमम है, इतना अगर नहीं रहा तो फिर मुश्किल है। और ये चीज़ तो खैर पढ़ना था ही, बस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही ये बेसिक पर फिर से बात कर लिया गया है, अगेन बातें होंगी इस पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू जब 1 होता है तो इसलिए मैंने 1 के जगह लिख दिए थे tan 45 डिग्री, जिसमें से tan इनवर्स से tan कट गया और आंसर 45 डिग्री हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अगला सवाल लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ √3 आयोटा देन एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये क्वेश्चन पूछ दी जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपका आंसर सही ही आया होगा और जो भी आया है उसको इससे मैच करा लीजिए। इजी क्वेश्चन है, गारंटेड सही आया होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, y के जगह पर है √3 तो मैं लिखूंगा यहाँ √3, x के जगह पर 1 तो 1, ये आपका tan इनवर्स √3 ही हुआ। √3 देखिए, √3 tan का कितना पर वैल्यू होता है 60 डिग्री, तो आप लिख दोगे tan इनवर्स √3 के जगह पर tan 60 डिग्री, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आंसर विल बी 60 डिग्री। मुझे पूरा विश्वास है कि आंसर 60 डिग्री आया ही होगा, आना ही चाहिए। तो ये जो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू निकालने के तरीके थे बेसिक कंडीशन में ये कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ बातें और आगे करता हूँ और वो एम्पलीट्यूड के प्रॉपर्टीज पर थोड़ा बेस्ड होगा। देखिए एम्पलीट्यूड का ये जो फॉर्मूला है ये एनफ नहीं है। ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है ये बेसिकली थीटा है, तो जब थीटा कोई कहे तो आप समझ आइए यही निकालना है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि बात कुछ ऐसा है कि एम्पलीट्यूड जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो -180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे कम। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि यदि हमारा पॉइंट यहां पे है x, y, तो ये तो दोनों पॉजिटिव में है। यहां x एक्सिस ये भी पॉजिटिव, यहां x नेगेटिव, y एक्सिस प्लस वैल्यू देगा, यहां y एक्सिस माइनस वैल्यू देगा। तो ये देखिए एक्स वाई प्लस और प्लस में है। तो यहां पर जब हम लोगों से कोई कहेगा थीटा बताओ, मीन्स एम्पलीट्यूड बताओ, तो वो थीटा होगा। लेकिन अगर यहां पर पॉइंट आ जाए जो इसका कॉन्जुगेट था, याद कीजिए, तो यहां हो जाएगा x, ऑफ -y।
ये कैसे हुआ? क्योंकि x देखिए प्लस है और जो y है माइनस है, इसलिए माइनस लग गया। तो इसके लिए जो होता है एम्पलीट्यूड वो होता है माइनस थीटा, ये याद रखिएगा। ऊपर थीटा तो नीचे माइनस थीटा। नेक्स्ट, अगर पॉइंट यहां चले जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड, दैट इज थर्ड एंड अगेन दिस इज फोर्थ। सेकेंड में चला जाए तो एंगल तो इतना बड़ा हो जाना है यहां से यहां तक। तो इसके लिए हम लोग बैकवर्ड खींचने के चक्कर में इसके लिए जो एम्पलीट्यूड मानते हैं वो होता है पाई माइनस थीटा। आपके दिमाग में आ रहा है वो ये पाई कहां से आ गया? 22/7 तो नहीं, अब समझिए, आपको मैं बताता हूं। जो एंगल होता है ना, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। एंगल के ऐसा यूनिट क्या होते हैं? रेडियन। तो 10th तक आप गौर किए होंगे कि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यूज डिग्री में दिए गए थे, बट जैसे ही 11th में एंट्री किए होंगे तो जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा गया होगा तो सारे डिग्री विग्री हटके वहां रेडियन में आ गए होंगे वैल्यू। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो उन्हें कहा जाता है जिनको मेजर किया जा सके। अब एंगल को मेजर किया जाता है, तो इन सब का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो है फिजिक्स से रिलेटेड। अब मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट फिजिक्स में जा करके यूजलेस ना हो जाए, इसलिए मैथमेटिक्स में सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उसको रेडियन पर काम करवाना चालू कर दिया गया। खैर बहुत हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता हूं, फिलहाल बस आप ये जान लीजिए कि 180 डिग्री जो होता है उसी को पाई कहते हैं। बस 180 डिग्री में होता है और पाई होता है रेडियन में, पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो इतना आपको समझ लेना है। तो ये माइनस 180 डिग्री का मतलब माइनस पाई और प्लस 180 डिग्री का मतलब प्लस पाई। तो याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड माइनस पाई से ज्यादा और पाई के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। अब यहां पर पाई माइनस थीटा, और अगर पॉइंट यहां आ गया यहां पे, तो ये पाई माइनस थीटा, तो नीचे वाला को इसका नेगेटिव कर दीजिए, माइनस पाई माइनस थीटा। देखने में तो बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप का लग रहा होगा, मैं 1-2 क्वेश्चन बनाऊंगा, आसानी से हो जाएगा। और ध्यान में बस ये रहे कि जो थीटा है ये आपका है tan इनवर्स y/x। बस इतना को आप ध्यान में रखिए, देखिए ब्रिलियंटली काम हो जाएगा। चीजें बहुत कठिन नहीं है, याद बस ये रखना है। यहां थीटा तो नीचे माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा, और ये पाई माइनस थीटा, तो जो पाई माइनस थीटा है वही लेके यहां माइनस, यहां क्या लगा देना है? माइनस। मैं 4 सवाल सॉल्व करता हूं और उससे अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले, और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जो भी आप कर रहे हैं फिलहाल वो कर लिए होंगे। अब मैं क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट करता हूं। तो चलिए मैं यहां पे 4 सवाल लिखूंगा। फर्स्ट, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू वॉट। इसको शायद अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था, ऐसा ही सवाल था। तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ z का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, आई थिंक यही सवाल था, क्वेश्चन जो है वो यही था। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 60 डिग्री कैसे आया वो आप निकाल लीजिएगा इजीली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उससे मैं बात स्टार्ट करता हूं। इसी में अब माइनस प्लस मैं करूंगा, 1 मिनट, इसी में चेंज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये में है ना, ये देखिए दोनों प्लस है, ये x भी प्लस y भी प्लस, मतलब ये फर्स्ट वाला पर काम किया थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इसको पहुंचाता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए? तो ये x, y है, तो यहां पर जो है x आपका नेगेटिव, तो यहां होगा -x, y, मतलब x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव ही होगा। अब कैसे बनेगा? तो आपको सेम ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। तो आप एम्पलीट्यूड जब निकालोगे तो अभी भी आंसर 60 डिग्री ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू डालने हैं यहां
इसमें माइनस प्लस को ध्यान में रखना ही नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो tan इनवर्स y का वैल्यू √3, x का वैल्यू 1, माइनस नहीं डालने हैं, tan इनवर्स √3 हो गया। इसको आप लिखोगे tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री। tan इनवर्स से tan कट गया, आंसर इज 60 डिग्री। तो एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं थीटा तो आपने निकाल लिया 60 डिग्री। अब जो नेक्स्ट बात है ये आप निकाल सकते हैं खुद से। वो नेक्स्ट बात ये कि ये आपका सेकंड में है, तो इसलिए जब आप एम्पलीट्यूड लिखोगे तो आपको लिखना होगा पाई माइनस थीटा, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, माइनस थीटा का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाले थे 60 डिग्री, तो बस थीटा का वैल्यू वही पुट कर दीजिए जो अभी निकाला गया था, और 180 में 60 घटाएंगे, आंसर 120 डिग्री। दिस इज द आंसर। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिग्री में आंसर मिलने के चांसेस बहुत कम है, तो कुछ वैल्यू तो मैं चाहूंगा याद कर लीजिए। जैसे पाई बराबर 180 डिग्री हो गया, तो पाई अगर 180 डिग्री है, जरा सोच के देखिए, तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 180 ही इसको समझिए, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90। तो एक ये याद कर जाइए। फिर उसके बाद पाई बाई 3, तो 180 को 3 से डिवीजन करूंगा तो ये 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 आपका 60 डिग्री हो गया। फिर एक और याद कर लीजिए पाई बाई 4, दिस इज द लास्ट। तो पाई 180 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 180 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 45 डिग्री। तो इतना कम से कम आप याद रखिए, इससे काम बन जाता है। क्योंकि होता क्या है कि सॉल्यूशन आपको डिग्री में आएगा नहीं, तो इसको ऐसे हम लोग बना लेंगे, पाई माइनस थीटा जो 60 डिग्री था, 60 डिग्री की जगह हम लोग डाल देते हैं पाई बाई 3, और पाई बाई 3 डाल करके जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3। ये भिन्न के घटाव किए गए हैं, 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सो ये आंसर, ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पे जब पॉइंट रहे तब कैसे सॉल्व की जाती है उस पर मैंने बात की। फिर मैं पॉइंट को आगे मूव करा करके अब मैं यहां पहुंचाता हूं। देखिए ये वो इलाका है थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव। इसका मतलब अब यहां भी मैं माइनस कर देता हूं, यहां भी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में होगी ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए अब क्या होगा। तो हमें जब पता चल चुका है, जब हमने एक बार थीटा निकाल लिया और हमें पता चल गया कि थीटा 60 डिग्री है, जिसको पाई बाई 3 कहा जाता है, तो एम्पलीट्यूड ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है माइनस पाई माइनस थीटा। अब यहां लगाइए माइनस, सेम कैलकुलेशन, आप आंसर दे भी दिए होंगे अभी तक। पाई माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, सॉल्व कीजिएगा, माइनस 2 पाई बाई 3। सिंपल बात है, यहां 2 पाई बाई 3 था तो उसका सीधे इमेज नीचे, तो माइनस 2 पाई बाई 3, केवल माइनस लगा देना होता है, जैसा हम लोग कंजुगेट में किया करते थे। तो ये इसके लिए भी क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट इसके लिए मैं कर देता हूं। इसमें देखिए x होना चाहिए प्लस, तो x आपका पॉजिटिव है, y जो आपका है वह है नेगेटिव, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब थीटा का तो जो वैल्यू है वो सबके लिए फिक्स ही होता है, इतना ही। अब यहां पर जब निकालेंगे तो ये आपका होगा माइनस थीटा, बस। तो यहां पर मैं लिखूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3 इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको एक बार केवल थीटा के वैल्यू निकालने हैं, जहां थीटा का वैल्यू निकालना है tan इनवर्स y बाई x से, और उसके बाद जो क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट के आधार पर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगा देना है। जैसे मैं यहां पे इमेजिन कराता हूं, y एक्सिस x एक्सिस, पॉइंट अगर यहां है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसके लिए एम्पलीट्यूड होगा थीटा। अगर इसके नीचे यहां है तो ये थीटा, तो नीचे हो जाएगा माइनस थीटा। अगर पॉइंट यहां है सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहां पर होगा पाई माइनस थीटा, और इसके नीचे होगा नीचे, तो वो हो जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं यहां आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बस ये है, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ z। पहला क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3 आयोटा। सेकेंड, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। थर्ड इज
z इज इक्वल टू -4√3 -4 iota. And fourth question is 2 -2 iota. तो ये 4 सवाल है, इसके एम्पलीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, इजीली निकल जाएगा। मैंने ट्राई किए हैं कि चारों जो है 4 क्वाड्रेंट में हो, इनके कोऑर्डिनेट अलग अलग हों और थीटा का मान सबों के लिए कॉमनली पहले निकालना है और जो जिस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है उस हिसाब से आप थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। बट क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना हो, पॉइंट कहीं भी क्यों ना हो, आपको पहले थीटा का तो वैल्यू निकालना ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो थीटा निकालिएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने ये समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। अब जो छोटा सा बात है किससे रिलेटेड, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब कि 1 का क्यूब रूट अगर निकाले तो वो क्या आएगा। अब इसका जो जवाब है बड़ा सिंपली लोग देना चाहते हैं, वो ये कि सर अगर 2 का क्यूब करे तो वो तो आता है 8। इसका मतलब 8 का अगर क्यूब रूट करे 1/3, पावर 1/3, या इसी को ऐसे लिखा जाता है 8 और 3, तो इनके जो आंसर आएंगे वो तो 2 ही आएंगे ना, क्योंकि अगर आप क्यूब करते हो तो क्यूब रूट ऐसे होता है। यह बिल्कुल करेक्ट बात है। तो फिर इस लॉजिक से कहे जाते हैं कि सर उस हिसाब से जब 1 का क्यूब किए थे तब तो 1 आया था, तो 1 का क्यूब रूट करेंगे तो उसका भी तो आंसर 1 ही होगा। उसका भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। यह लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक अध्याय पढ़ा जाता है, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें बताया जाता है कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो अगर उसका पावर 2 है तो उसके वैल्यूज 2 आते हैं, मतलब उसके 2 टाइप्स के वैल्यू आएंगे। अगर पावर 3 है तो उनके 3 वैल्यूज आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि 4 का रूट करी जाए ना, 4 का रूट, तो 2 का पावर 2 4 आता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि -2 का भी तो स्क्वायर 4 आता है। इसीलिए जब हमसे कोई कहता है कि √4 का वैल्यू बताइए तो हमें यह भी बताना पड़ता है और साथ में ये भी, और इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं +-2। तो √4 का वैल्यू इसलिए कहा जाता था +-2। ये बात आपको पता होगा। तो अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 वैल्यू आया, 2 और -2। तो जब क्यूब रूट निकालिएगा तब तो 3 वैल्यूज आने चाहिए, और वो 3 वैल्यूज कौन कौन है बस उसी को जानना है। पूरा का पूरा जो खेल है वो उसी पर बेस्ड है। तो चूंकि हमें पता नहीं है फिलहाल कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो हम मान लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो है x, मतलब यूनिटी मतलब यहां 1 से है। तो सपोज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज x। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बस ऐसे ही मैंने इसको एक सांकेतिक रूप दिए हैं। तो जो भी क्यूब रूट होगा अगर इसका पावर 3 कीजिएगा तो इसका मान क्या आएगा, 1। यही तो इसका मतलब है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पावर 3 करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 का ये क्यूब रूट है। ठीक है, अब यहां से x का मान निकालते हैं। तो आप कर क्या सकते हो, x का पावर 3, ये +1 है तो इधर आएगा तो -1, अब उधर कुछ रहा नहीं तो 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे x³ और 1 को लिखा जा सकता है 1³ = 0। शुरुआत में जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाए थे a³ - b³। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसे याद कर लिया था। तो a³ - b³ का जो सूत्र बताया गया था वो था a - b इंटू a² + ab, x × 1, x
प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहां से सोचना स्टार्ट करना है। इसको मैं एक बार और यहां लिख देता हूं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको रफ कर देते हैं। अब यहां से सोचना चालू कीजिए कि इन दो वैल्यू का जब गुना किया गया तो यहां आंसर 0 आया है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, 0 के, और नहीं तो ये बराबर होगा 0 के, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। तो पहले यहां से बराबर करते हैं। तो अगर x माइनस 1 बराबर 0 हो तो यहां से x बराबर क्या आएगा, -1 उधर गया तो +1। तो चलिए ये तो स्वीकृत हो गया कि जो x है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x, उसका एक वैल्यू मिल गया 1। अब दो वैल्यूज और मिलेंगे, वो यहां से, तो इसको 0 के बराबर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको मैं यहां पर एक चीज बता दूं, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप लोग, मैं रफ में लिख देता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म थे और श्री धाराचार्य सूत्र करके एक सूत्र रटवाया जाता था हम लोगों को। ये फॉर्मूला कैसे, ये भी मैं प्रूफ करके बता दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x बराबर माइनस बी, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a और c और बटा में 2a। ये देखा हुआ होगा, निश्चित रूप से देखा हुआ होगा। अब इसी को यहां लगाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो a होगा, x के आगे जो है वो b है और c ये है। तो इसको मैं इसका शकल देने के लिए ऐसे लिख देता हूं, 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सूत्र लगाते हैं, तो इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी यही है 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 1 और 1 यही है, a और c बाई 2a, 2 और a का वैल्यू ये 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3, 1 में से 4 घटाइएगा तो -3 ही होगा और बटा में 2। इसको जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हमें x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -1 प्लस माइनस, और आपको पता है माइनस ऑफ √3 जो है इसको आप ऐसे लिखना ज़्यादा पसंद कीजिएगा, √3 आयोटा बटा में 2। और यहाँ से x का वैल्यू 2 ठो मिल गया, और वो दो वैल्यूज x के क्या क्या हैं, तो वो जो दो वैल्यू हैं x के वो ये हैं कि x इज इक्वल टू -1, पहले एक बार प्लस को कंसीडर कीजिए, प्लस √3, और ये 2 को अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अभी फिलहाल एक साथ लिख दीजिए 2 आयोटा। ये x का एक वैल्यू हुआ, साथ में एक और वैल्यू, यहाँ प्लस लिए ना, अब माइनस ले लीजिए, तो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये x का नेक्स्ट वैल्यू हो गया, ये x का नेक्स्ट वैल्यू हो गया। तो आपको x के टोटल कितने वैल्यूज मिल गए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और उसके बाद x इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये जो 3x के वैल्यूज आए, यही तीनों को कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसे क्या कहा जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं और ये मामला समाप्त हो चुका है, ऑलमोस्ट एंड है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसा कि हम लोगों ने निकाला, जिसमें पहला वैल्यू 1 आया था, दूसरा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और उसके बाद -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। कैसे आया इसको फिगर आउट करके मैंने दिखाए थे मैथमेटिकली। एक दो बात और याद कर जाइए, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा, W के जैसा लिखा जाता है, और इसको कहा जाता है ओमेगा स्क्वायर। क्या कहा जाता है, ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना है। अब अगर आप गौर करें ना, तो ओमेगा जो ये है, इसको अगर स्प्लिट करके लिखिएगा तो ये जो ओमेगा है इसका वैल्यू है -1/2, 2 को अलग अलग कर दिए, प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये आपका ओमेगा है। और यदि मैं आपको कहूं कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो
तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इसको जब अलग अलग कीजिएगा तो ये होगा -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। अब जरा गौर से देखिए कि इसके लिए ये x है, ये है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ये जो पार्ट है, और ये वाला आपका y है, ये आपका x है और ये आपका y नहीं बल्कि -y है, क्योंकि y तो आपका प्लस था। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं इन दोनों को रिलेट करने के उद्देश्य से, -y। और आपको पता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर के y को नेगेटिव करते थे तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पहला प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा, इसका जब कॉन्जुगेट निकालिएगा तो कॉन्जुगेट कैसे निकालिएगा? जो आयोटा से मल्टीप्लिकेशन में है उसके साइन को बदल के, तो प्लस को माइनस कीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो ये जो है ये तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप कहिएगा कि सर वो तो इसके साथ भी होगा ना, जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और वो ये बन जाएगा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालिएगा तो ये बन जाएगा ओमेगा। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी बात ये कि अगर आप इन तीनों को जोड़ दे, 1 को, इसको और इसको, तो आंसर क्या आएगा? जरा सोच के देखिए, ऐसे ही मन जोड़ के देखते हैं। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो ये से ये तो गया। अब यहां बचा 1, इधर -1/2 -1/2, तो कैलकुलेट ही कर लीजिए। 1 -1/2 -1/2 प्लस हो रहा है, तो आप जरा देखिए -1/2 क्या हो जाएगा? -1, 1 से 1 0। तो जब इन तीनों को जोड़ी जाएगी तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब एक रिलेशन ये आ गया, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फोर्थ ये है कि अगर इन तीनों का गुना किया जाए तब क्या होगा? तो इन तीनों का गुना किया जाए तो आंसर 1 आता है। आंसर क्या आता है? 1। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो 1 इंटू में ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आता है 1। तो इसीलिए हम लोग याद कर रखे हैं कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, तो ओमेगा का पावर 3 बराबर 1, ये ध्यान में रखिएगा। और ओमेगा का पावर 3 अगर 1 है तो ओमेगा का पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा का पावर 9 भी 1 होगा। इसका मतलब यहां से ये लिख सकते हैं कि ओमेगा का पावर 3k इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, होता क्या है ना कि ओमेगा और आयोटा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आयोटा के केस में पावर 4 हुआ करता था और उसका वैल्यू 1 होता था, लेकिन ओमेगा का याद रखिएगा 3, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कहीं आप आयोटा का पावर 3 ही ना कहीं गलती से 1 लिख दे। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ आयोटा का पावर 4 था और ओमेगा का पावर 3। तो ये एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर कुछ वैल्यूज आपको याद कर लेना चाहिए, वो कैलकुलेशन को आसान कर देता है और कोई बात नहीं है। जैसे अगर सोचिए कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, अगर, तो मैं यहाँ से 2 रोड लेके चलता हूँ। ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, और चलिए नहीं, इसी को एक ही रोड से चलते हैं, अगला स्टेशन में चेंज होंगे। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से चेंज कीजिए, अगर ओमेगा बराबर मुझसे कोई पूछे तो ये गुना में उधर जाएगा तो डिवीजन, तो 1/ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा का वैल्यू हो गया। या मुझे ओमेगा स्क्वायर के बारे में ही कोई पूछ ले तो ये ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन, तो 1/ओमेगा। तो इतने फॉर्मूला अगर याद रखें, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताता हूं, फर्स्ट एंड ये फिफ्थ, और वो भी ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इससे मिलता जुलता अगर कुछ और बातें की जाए तो बस आप एम्पलीट्यूड केवल याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। देखिए, ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है, अगर इनको आप ग्राफ पर प्रोजेक्ट करें ना तो ये एक समबाहु त्रिभुज देता है। यहां 1 मिलेगा आपको 1,0 के फॉर्म में, फिर ओमेगा आपको यहां मिलेगा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा के फॉर्म में -1/2, और ओमेगा स्क्वायर आपको यहां मिलेगा, यहां पे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ये इसका कॉन्जुगेट है तो सीधे उसके नीचे ही मिलने वाला है, जिसका मान होता है -1/2 -√3/2 आयोटा।
और इन सब को मिला दीजिएगा तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है जिनके तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। याद बस ये करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1, ये जो 1 है तो ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस पर का एक्स एक्सिस पर जो एंगल है वो कितना होगा, 0, ये याद रखना है। अगला एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा, इसका मान होता है 120 डिग्री। क्या होता है, 120। इसको जब आप ओरिजिन से ऐसे मिलाइएगा फिर इसको यहाँ पर, तो आप दिमाग खुद भी लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर टोटल 120 बनना था, यहाँ 30 आ जाना है, सॉरी 60 होगा, तो ये 60 यहाँ पर जुड़ करके ये बना देगा 120 डिग्री। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर कहेगा, तो आपको पता है यहाँ जो भी होता है उसका सीधे नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा -120 डिग्री। तो ये चीज़ बस याद रखिएगा, एक एम्पलीट्यूड से रिलेटेड ये बातें थी। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हो चुकी है समाप्त, और अब हम सभी लोगों के द्वारा अब बात की जाएगी रियल नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इनफ है आप सभी लोगों के लिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से, ये काफ़ी है। अब